वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज उनसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले इस रात को 9 बजे वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस के 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, ज्योग्राफी के सॉल्व हो चुके हैं, हिस्ट्री के भी, और पॉलिटी का पार्ट फर्स्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जिसमें टॉप 500 MCQs और सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखिए। आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है। अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे आप UPPSC से रिलेटेड UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ROA ROD एग्ज़ाम देने वाले हैं, BEO की वैकेंसी आ रही है उसके लिए, या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें भी GS के ये सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, उन सभी की प्रिपरेशन के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करना है और कोर्सेज़ की जानकारी वहाँ पर दी गई है। आप जिस भी कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हुए, आपको डेमो भी दिया गया उसमें, उसको देखते हुए ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, 20% का तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप देखेंगे फुल स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स है, डेली प्रैक्टिस कराई जाती, पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज़ है जो आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करती है। आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पैटर्न को देखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। आप जिस भी कोर्स को परचेज करेंगे, कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, ज्ञान सर का 20% का आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए जितना भी मटेरियल इंपॉर्टेंट होता है वो सब दिया गया है कोर्स में। आप बिना देर के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं। बिना पेड कोर्स ज्वाइन किए भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेट में सबसे पहले मैंने वो क्वेश्चन लिया जिसमें आप सभी को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी। 96 क्वेश्चन है ये। इसमें राज्यपाल के संवैधानिक पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें मैंने आपको बताया था ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लीजिए ये क्यों सही है। पहले सारे ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। एक व्यक्ति को अधिकतम 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट है अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड अ गवर्नर ऑफ मैक्सिमम 2 स्टेट्स। ऑप्शन बी है संविधान किसी विशेष राज्य के निवासी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनने से रोकता है। इंग्लिश में भी देखते चलिए, कोई कन्फ्यूज़न होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट टू बिकम गवर्नर ऑफ द सेम स्टेट। ऑप्शन सी है संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ अ गवर्नर। ऑप्शन डी है राज्यपाल मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। द गवर्नर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक एक करके अब देखिए भारत में जो राज्यपाल का पद है ये एक तरह का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 153 में ही प्रावधान दिया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकतम 2 राज्यों का राज्यपाल। यहाँ पे मैक्सिमम सिर्फ 2 स्टेट्स का कहा गया है, लेकिन 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब ऑप्शन बी क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए। संविधान किसी विशेष राज्य के निवासी व्यक्ति को उसी राज्य का राज्यपाल बनने से रोकता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। साथ ही संविधान में इन्हें हटाने के आधार व प्रक्रिया का भी कोई उल्लेख नहीं है। और आर्टिकल 157 के तहत ये भी प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा राज्यपाल स्थानीय दलीय राजनीति से संबंधित नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं भी प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया कि किसी विशेष राज्य के निवासी व्यक्ति को उसी राज्य के राज्यपाल बनने से रोका जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए कोई आधार नहीं देता, ये सही है और इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।
राज्यपाल मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करते। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। तो आप देखिए क्यों इनकरेक्ट है, वो मैंने समझा दिया है। ऑप्शन सी राइट है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। 126 क्वेश्चन है आज के सेट का। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए आर्टिकल 32, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जबकि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर आपको स्टेटमेंट दिया जाता है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार तो आप टिक करेंगे अनुच्छेद 32 को। अगर यूँ दिया जाएगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आप प्रस्तावना को सही करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 19, 21 और 16 ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 16 में दिया गया सभी नागरिकों के लिए लोक नियोजन में अवसर की समानता, तो ये आर्टिकल 16 है। आर्टिकल जो 19 है इसके तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रता और उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध का प्रावधान है, अर्थात वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो इसमें आर्टिकल 19 में ही दी गई है। और आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड मौलिक अधिकार दिया गया है। 127 क्वेश्चन है 12वीं अनुसूची के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? माफ़ कीजिएगा, 12वीं अनुसूची को किस संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 74th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया, ऑप्शन बी है 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया, और ऑप्शन सी 73rd अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। और इनके ईयर ऑफ अमेंडमेंट दिए गए हैं और इन्हीं के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। अब इसका सही उत्तर देख लीजिए, हो जाएगा ऑप्शन ए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1992 का, जिसके जरिए से 12वीं अनुसूची या फिर 12th शेड्यूल जोड़ी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये जो 12वीं अनुसूची है इसके तहत नगर पालिका का प्रावधान दिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से रिलेटेड संशोधन है। अब देखिए इसमें जो 52वां संविधान संशोधन है इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10th शेड्यूल जोड़ा गया था। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया, इसके तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इसके तहत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है 8th शेड्यूल है, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, BDMS करके याद कर सकते हैं। 128 क्वेश्चन है किस राज्य की विधानसभा में स्थानीय निकायों के आधिकारिक कार्यों के लिए मराठी को अनिवार्य बनाने वाला विधेयक पारित किया गया? विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज पास्ड अ बिल मेकिंग मराठी मैंडेटरी फॉर द ऑफिशियल फंक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। और इसका राइट आंसर चूज करेंगे ऑप्शन ए महाराष्ट्र। 129 क्वेश्चन है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह संवैधानिक पद है, सेकंड है यह पद मूल संविधान में था, और थर्ड है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनको देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, केवल पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यह पद मूल संविधान में नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। पहले विशेषताएं देख लीजिए, फिर बताइए कौन सा ऑप्शन सही दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कठोरता और लचीलापन का समन्वय है, सेकंड है संविधान की सर्वोच्चता है, थर्ड है ये पूर्णतः संघात्मक संविधान है, और फोर्थ है संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है। इनमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपको करेक्ट दिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कठोरता के साथ लचीलापन है, इसका समन्वय है, संविधान की सर्वोच्चता है और इसके साथ साथ संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय किया गया है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है पूर्णतः संघात्मक संविधान है, तो भारतीय संविधान पूर्णतः संघात्मक नहीं है, कंप्लीटली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, या एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था रखता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि पूर्णतः संघात्मक संविधान ना होकर के एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट होगा। 131 क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। ऑप्शन ए है राज्यपाल की नियुक्ति से, ऑप्शन बी है संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी अखिल भारतीय सेवाओं से, या फिर वित्तीय आपातकाल से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 368, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो आर्टिकल है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 153 है, अखिल भारतीय सेवा 312 आर्टिकल है,
और वित्तीय आपातकाल दिया गया आर्टिकल 360 में, ये लर्न कर सकते हैं आप। 132 क्वेश्चन है, पंचायतों में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2003 और ऑप्शन डी है 2008। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2003 में। 133 क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने के बाद वकालत करने की अनुमति होती है, ये किस न्यायालय में होती है? तो ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी अधीनस्थ न्यायालय में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय में या फिर ऑप्शन डी किसी न्यायालय में भी नहीं होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी भी न्यायालय में नहीं हो सकती। यदि सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश को सेवानिवृत्त कर दिया गया है तो फिर उन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं होती। 134 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मूल कर्तव्य अर्थात फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई जो कि रसिया से लिया गया है, ऑप्शन बी गणतंत्रात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है, ऑप्शन सी एकल नागरिकता ब्रिटेन से, ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन से संबंधित जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिए गए हैं। इनमें से एक है जो इनकरेक्टली मैच्ड है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। और प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का जो उल्लेख है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है, ना कि कनाडा के संविधान से। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब कनाडा से लिया गया। बाकी सारे करेक्टली मैच्ड हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। 135 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं? पहली है सैन्य शक्तियां, सेकंड है न्यायिक शक्तियां और थर्ड है विधायी शक्तियां। अब इनमें से ऑप्शन देख करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों की तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती हैं, चाहे सैन्य शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो या फिर विधायी शक्ति हो। 136 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी आत्माराम गोविंद खेर, सी है नफीकुल हसन और डी है पुरुषोत्तम दास। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, पुरुषोत्तम दास उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे। 137 क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 17। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 होते हैं। 138 क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए है 24 जनवरी 1950 में, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1951 में, ऑप्शन सी है 1952, 24 जनवरी सब में दिया गया है और ऑप्शन डी है 1947, 24 जनवरी 1947। बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान जो है हमारा जन गण मन, इसको अपनाया गया था। 139 क्वेश्चन है, भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है A.S. आनंद, ऑप्शन बी है J.S. वर्मा, ऑप्शन सी है श्री रंगनाथ मिश्रा और ऑप्शन डी है M.N. वेंकटचलैया। तो इसमें से बताना है कौन सा सही उत्तर है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री रंगनाथ मिश्रा, ये भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के किस अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसका सैन्य सलाहकार होता है? ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के गृह मंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है भारत के रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के रक्षा मंत्री। 141 क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहले सारे कथन देख लीजिए। तो पहला कथन है, इसे राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था। बी है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों पर लागू होता है। सी है, इसे संसद के बाहर के कृत्यों या फिर गतिविधियों के लिए लागू किया जा सकता है। और डी है, यह राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, सही नहीं है? इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत दिया गया है कि राज्यसभा के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू होता है। ये चुनाव की प्रक्रिया के दौरान लागू नहीं होता। इसके अलावा सारे कथन सही दिए गए हैं, क्योंकि 10वीं अनुसूची में प्रावधान दिया गया है दल बदल विरोधी, जो प्रावधान है वो। ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से कौन श्रेणी में सम्मिलित है? ऑप्शन ए है या कानूनी अधिकार है, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार है या फिर ऑप्शन डी है मानव अधिकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, या एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। 143 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं। 144 क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए है 4 साल का, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 6 वर्ष,
और ऑप्शन डी है 8 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 2 मार्च, ऑप्शन बी है 22 मार्च, ऑप्शन सी है 28 मार्च और ऑप्शन डी है 21 अप्रैल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 21 अप्रैल को। तो ये हो गए आज पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर और भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगी अगली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको। और अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना है तो गूगल प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगर आपको UPPE की प्रिपरेशन करनी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, इसके लिए आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको अपना कोर्स मिल जाएगा जो कि अभी 199 रुपीज़ का है 1000 स्टूडेंट्स के लिए, जो शुरुआत के 1000 बच्चे होंगे। और अगर आप ज्ञान सर अप्लाई करेंगे कूपन कोड तो 50% ऑफ मिल जाएगा। मात्र 100 रुपये में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे ही और कंटेंट के साथ, ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।